अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। कॉकाकस का जो बेल्ट है या जो रीजन है जिसमें आज़रबाईजान, आर्मीनिया और कुछ हिस्से रशिया के, टर्की के और ईरान के भी उसमें लगते हैं। इसका एक ख़ास रोल जो है वो पैलेस्टीन क्राइसिस के और ये जो पैलेस्टीन इज़राइल वॉर हो रही है इस सिलसिले में सामने आ रहा है। और जैसे कि पिछली पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि चेचनिया का कितना इम्पोर्टेंट और कितना बढ़ता हुआ रोल सामने आ रहा है पैलेस्टीन इशू को लेकर के। इसी तरह आज़रबाईजान का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसको कि आज हम देखेंगे। आज़रबाईजान जो काकाकुस बेल्ट है उसका एक मेन स्टेट है। और ये बेल्ट में आप देख रहे हैं कि अगर आप इस बेल्ट को देखो कि जो ब्लैक सी और कैप्सियन सी के बीच में एक बेल्ट पड़ती है उसमें रशिया के भी काफ़ी सारे जो रिपब्लिक्स हैं या स्टेट्स हैं या सूबे आप कह लें वो इसमें इसके अंदर लगते हैं, जिनमें से चेचनिया एक बहुत इम्पोर्टेंट मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक है जिसको कि रशिया ने काफ़ी मामलात में ऑटोनॉमी दे रखी है। और इन्हीं के जो लीडर हैं रमज़ान कादरियोव उनका पैलेस्टीनियन और गाज़ा के लोगों के और हमास के और हिज़्बुल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने उनके हक़ में बयानात दिए हैं और बहुत जज़्बाती किस्म के बयानात उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं के नीचे जो एक आज़रबाईजान एक मुल्क है जो कि शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज़रबाईजान शायद वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो कि इज़राइल के खिलाफ खुल करके कोई बयान नहीं दे पा रहा। उसकी वजह ये कि आज़रबाईजान बहुत हद तक अपने वेपन्स के लिए डिपेंड करता है, खरीदता है वो इज़राइल से। और उसकी वजह ये कि आज़रबाईजान जो है वो उसकी आर्मीनिया के साथ एक बहुत पुरानी जंग चली आ रही है। और जिस तरह कश्मीर का इशू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट है, इसी तरह आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान भी वॉर चली आ रही है। और इस वॉर के अंदर सरवाइव करने के लिए आज़रबाईजान ने बहुत हद तक जो है इसराइल के साथ ट्रेड भी की है, उनके साथ उनसे वेपन्स खरीदे हैं और इसलिए उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहा है। और अब ऑल्दो कि ये जो वॉर है इसका इख्तिताम हो चुका है। सितंबर इसी साल के सितंबर में एक डिसाइसिव हमला किया अज़रबैजानियन फोर्सेस ने नगोर्नो काराबाग के उस तमाम जो वहाँ पर आर्मीनियन फोर्सेस यहाँ पर आकर बैठी हुई थी उनके ऊपर हमला किया। और इतना शदीद ये हमला था कि ना सिर्फ वो फोर्सेस जो है आर्मीनिया भाग गई वापस, बल्कि जितने भी आर्मीनियंस यहाँ पर मौजूद थे चंद लाख जो आर्मीनियंस यहाँ मौजूद थे वो भी उसी वक्त उस यानी विद इन डेज जो है यहाँ से हिजरत करके आर्मीनिया चले गए। और इस वक्त आज़रबाईजान ये कह सकता है कि नगोर्नो कराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो गया है और वो इसमें डिसाइसिवली उनको एक विन मिल गई। मगर ये वॉर तो ख़त्म हो गई, आप एक तरह से आप समझ लें। लेकिन जो आज़रबाईजान के ताल्लुकात जो हैं वो इज़राइल के साथ काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। और उसी वजह से मैं आपको बताऊं कि आज़रबाईजान, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ न्यूज़, कि आज़रबाईजान वॉक्स फाइन लाइन एज टर्की इज़राइल रिलेशन डिटोरिएट। अब ये है कि गाज़ा और इज़राइल का जब से ये जंग शुरू हुई है तो टर्की तो बहुत शदीद तरीके से, आपको पता है कि गाज़ा के इज़राइल के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है और बहुत सारे इक़दामात उठाने के थ्रेट्स भी उनको दे रहा है। और आपको पता है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ-साथ टर्की जो है वो इज़राइल के खिलाफ जो है वो हर तरह की कोशिश कर रहा है। और टर्की जो है वो एक बहुत मेजर एलाय है आज़रबाईजान का। यानी जितनी भी जंगें आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के खिलाफ लड़ी है उनमें 2 कलीदी उसके जो पार्टनर्स थे जिनकी जिनकी बैकिंग उसको पॉलिटिकल भी और स्ट्रेटेजिकली भी उनको उसको बैकिंग मिलती रही, वो एक तो टर्की थे और दूसरा पाकिस्तान था। यानी इन दोनों ने प्रैक्टिकली जो है वो आकर के अपनी फोर्सेस के साथ गैर एलानिया तौर पे ही सही, लेकिन आज़रबाईजान की हेल्प की, हर तरीके से हेल्प की, बिकॉज़ इनकी अलायंस थी। और आर्मीनिया जो कि टर्की के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही
बल्कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद से ही जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगाता है। यूएन के अंदर उसने टर्की के खिलाफ दरख्वास्तें दे रखी हैं। तो टर्की जो है उसने उसकी हमेशा आर्मीनिया के साथ टसल चलती थी, और टर्की की ही दोस्ती के अंदर आकर के पाकिस्तान ने आज तक आर्मीनिया को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, और उसके मुकाबले में उसने शुरू दिन से आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात भी बना के रखे हैं, और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक उनके साथ जो है उनका हमारा रिलेशनशिप भी है। अब जो आज़रबाईजान है वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में इस वक्त है कि वो टर्की तो उसका डेफिनेट एक एलाय है, लेकिन अब इसराइल से भी उसकी दोस्ती है, तो अब वो किस तरह से इस चीज़ को लाइक बैलेंस आउट करे। अब यही हुआ है जब से ये जो हमास और गाजा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से अजरबैजान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी है टू बाय कंडेमिंग वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस, यानी उसने खुल करके हमास के हक में या गाजा के लोगों के हक में बयान देने के बजाय उसने सिर्फ ये कहा कि हम वायलेंस को कंडेम करते हैं हर सिविलियंस के अगेंस्ट, यानी इजरायली सिविलियंस के अगेंस्ट भी और गाजा के सिविलियंस के अगेंस्ट भी। इसी तरह से 27 अक्टूबर के दिन जो जनरल असेंबली में जो एक वोटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा गया कि इमीडिएटली ट्रूस जो है वो लेकर आया जाए और इसराइल गाजा वॉर को ख़त्म किया जाए, इसके हक में भी उन्होंने वोट दिया अजरबैजान ने। लेकिन ऐसे किसी रेजोल्यूशन पे वो वोट नहीं करते जिसमें डायरेक्टली इसराइल को कंडेम किया जा रहा हो। तो इसी तरह से बल्कि बाकू जो अजरबैजान का कैपिटल है उन्होंने हमास को कंडेम किया है। तेल अवीव में जो उनका एम्बेसडर बैठे हुए हैं अजरबैजान के, उन्होंने कंडेम किया है कि हमास को जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी, जो कि 7 अक्टूबर को उन्होंने की है। इसी तरह कनाडा ने एक जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट डाली हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि वो खामोश रहे, जिसका मतलब है कि वो जो हमास के खिलाफ वो जो अमेंडमेंट करना चाह रहे थे वो एक तरह से उसके हक में ही रहे। तो इस तरह की पोजीशन और सिचुएशन इस वक्त अजरबैजान की है। ऑफ कोर्स वो एक इस्लामिक कंट्री है, और ऑफ कोर्स उनका फ़लस्तीन के साथ भी एक दिली रब्त होगा, लेकिन वो क्योंकि उनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ बहुत पुराने और चलते आ रहे हैं, इसलिए वो एक मतलब एक स्टिकी सिचुएशन जिसको कहते हैं ना उसमें पड़ गया। अजरबैजान अकाउंट्स फॉर लार्ज पार्ट ऑफ इजराइल्स ऑयल इंपोर्ट। अब ये भी एक इशू है कि अजरबैजान से जो ऑयल निकलता है वो ज़्यादातर जो है या उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसराइल उससे खरीदता है। तो अगर इसराइल उसका ये है तो ट्रेड पार्टनर भी है, तो फिर ज़ाहिर है उसके साथ ताल्लुकात एकदम से ख़राब करने का में अजरबैजान को नुकसान हो सकता है। इसी तरह से ये मैं आपसे न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि आर्मीनियंस अलार्म बाय रिपोर्ट्स ऑफ आज़रबाईजानी मिलिट्री बिल्डअप, यानी आज़रबाईजान अपीयर्स टू बी अमासिंग ट्रूप्स एंड शिपिंग मोर वेपन्स फ्रॉम इजराइल। ये इसी साल की न्यूज़ है कि जब ये सितंबर में इन्होंने डिसाइसिव अटैक किया था, उस वक्त भी वो इजराइल से ही वेपन्स खरीद रहे थे बहुत बड़ी तादाद में। सो इनका ये जो ताल्लुक है ये एक डबल किस्म का है, स्ट्रेटेजिक किस्म का भी है, और इसके अलावा ट्रेड में भी इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए अजरबैजान इस वक्त एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये क्रेडल ने एक आर्टिकल निकाला था, एक रिसर्च निकाली थी, उसमें उन्होंने बताया कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो अजरबैजान और बाकू के अंदर मौजूद हैं और रहते हैं, और अजरबैजान ने स्पेशली उनको इजाज़त दे रखी है यहाँ पर बैठने की, ताकि वो जो है to set up a forward operating branch allowing it to install listening and tracking devices in Azerbaijan to monitor Iran's activity। अब देखिए कि ये मैं आपको गूगल अर्थ दिखाती हूँ कि ये जो अजरबैजान है ये इसका बॉर्डर जो है वो सारा ईरान के साथ मिलता है, और अगर बाकू में या इसके इर्द गिर्द के एरिया में मोसाद के एजेंट्स को बैठने की इजाज़त दे दी जाए और उनको वो डिवाइसेस
लगाने की इजाज़त दी जाए, एंटीनेस और उस तरह की चीज़ें, जिससे वो ईरान के अंदर से तेहरान, देखिए कैपिटल इतना दूर नहीं है कि वहाँ से वो कुछ लिसनिंग करें, वो कुछ जासूसी के आलात जो है वो लगाकर वहाँ से मॉनिटर करने की उनको इजाज़त दे दी जाए। तो ये तो एक बहुत खुल्लम-खुला मतलब एक जंगी बात हो जाती है ईरान के खिलाफ, और ईरान और अज़रबैजान के खिलाफ। लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता है कि अज़रबैजान, और इवन दो कि ये एक शिया कंट्री है, लेकिन इसके शुरू दिन से ही ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं बन पाए इनकी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती रही और टर्की के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती रही। तो क्योंकि वो दोनों सुन्नी कंट्रीज थे, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्करेज किए रखा अज़रबैजान को कि आप ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं बनाओ। तो वही हुआ कि इज़राइल ने तो जहाँ पर भी आता है, आपको पता है, वो अपनी इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज़ भी साथ ही साथ करता है, और उन्होंने ये एक्टिविटीज़ शुरू कर रखी थी अज़रबैजान के अंदर, बाकू के अंदर। Or Baku has reportedly prepared an airfield to assist Israel in event it decides to attack Iranian nuclear sites. ये देखिए कि बाकू के अंदर एक स्पेशल एयरफील्ड मुख्तस कर दी गई है, बना दी गई है, जिस पर से इजरायली एयरक्राफ्ट यहाँ आए और यहाँ से वो टेक ऑफ कर और ईरान के अंदर मुख्तलिफ जो जगहों पर उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर वो डायरेक्ट अटैक करे इन केस ऑफ वॉर, इन केस के इजराइल और ईरान के बीच में वॉर होती है, या इन केस के यूएस और ईरान के बीच में वॉर होती है, तो फिर ये फैसिलिटी इजराइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कलीदी हो जाएगी कि वो यहाँ से आकर के बाकू से या इधर आज़रबाईजान के ये बॉर्डर से आकर के तेहरान पे या उसके मुख्तलिफ न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला करे। सो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ थी जो कि चली आ रही थी, और वो इसलिए क्योंकि अज़रबैजान को उन वेपन्स की ज़रूरत थी जो कि इज़राइल उनको प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो रही है, और काफ़ी हद तक चेंज हो भी गई है, बिकॉज़ जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान की जो रिप्रोचमेंट हुई है इसी साल मार्च में, और उसके बाद पूरे जो ये खित्ता है, रीजन, बार-बार मैं आपसे ये कहती हूँ कि उनके बीच में तमाम जो पावर्स हैं इस रीजन के अंदर, उनके बीच में मफाहमत शुरू हो रखी है। आपस में उनकी एम्बेसीज खुल रही हैं, आपस में उनकी ट्रेड्स की बातें हो रही हैं, और नई-नई उनके अंदर एग्रीमेंट्स शुरू हो रही हैं। तो ये मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे एक न्यूज़ ये शेयर कर रही हूँ कि अज़रबैजान ने ये जो सितंबर 2023 में एक फाइनल जो जीत हासिल की है आर्मीनिया के खिलाफ, उससे पहले 2020 में भी इसी तरह का एक हमला हुआ था, और उस हमले के बाद जो है, जब वो हो चुका, तो उसके बाद अज़रबैजान ने स्पेशली पाकिस्तान और टर्की का शुक्रिया अदा किया था। ऑल्दो कि साफ तौर पे तो ना पाकिस्तान ने ये बात की, ना ही अज़रबैजान ने, कि हम उनके इस वॉर के अंदर प्रैक्टिकली शरीक थे या नहीं थे। लेकिन डेफ़िनेटली ऐसी ही कुछ हेल्प हमारी तरफ से उनकी थी कि उन्होंने स्पेशली हमारा थैंक्स किया, और 2021-23 में आपने देखा कि एक फाइनल जो उनको विक्ट्री मिली है, डेफ़िनेटली उसमें भी पाकिस्तान और टर्की उनके साथ उनकी हेल्प के लिए खड़े होंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद 2021 में भी और उसके बाद भी टर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान के बीच में मुख्तलिफ कोऑपरेशंस की बातें हुई, डिक्लेरेशंस हुई, एग्रीमेंट्स तय पाईं, क्योंकि इन तीनों ममालिक ने कहा कि हम आपस में जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मज़ीद इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। सो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब आप ये देखो कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और टर्की का तो बिल्कुल क्लियर एक यानी कि गाज़ा के सिलसिले में, फ़लस्तीन के सिलसिले में एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि हम टोटली और हर हालत में गाज़ा और वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन का साथ देते हैं, और इज़राइल के खिलाफ हम बात करते हैं। लेकिन अब अज़रबैजान को एक बड़ी ही यानी कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस वक़्त वो पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये चेंज आपने देखा कि इसी महीने, बल्कि लास्ट मंथ, अज़रबैजान और ईरान के बीच में नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, और आपको पता है ये नॉर्मलाइजेशन के पीछे कौन है? टर्की है, रशिया है,
चाइना है, बिकॉज़ ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से यूएस और उसके जो एलाइज़ हैं, स्पेशली इज़राइल, इनके जो अमल दखल है हमारे रीजन में और इनका जो असर व रसूख है हमारे रीजन में, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और ज़ाहिर है अगर अज़रबैजान एक वो बीच में एक कंट्री पड़ता है जिसमें इज़राइल का भी यानी अमल दखल है, और ज़ाहिर है उसकी वजह से यूएस का भी अमल दखल वहाँ पे होगा। और किसी भी जंगी सिचुएशन में जिसकी थ्रेट इस वक्त मौजूद है कि यूएस और इसराइल जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, बिकॉज गाजा का कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा स्पिल आउट होने का खतरा है इस वक्त। तो इसमें ईरान ने बहुत स्विफ्ट और बहुत ही अच्छा मूव किया कि उसने अजरबैजान के साथ बातचीत की और उनके साथ नॉर्मलाइजेशन की बात की, और डेफिनेटली इस नॉर्मलाइजेशन में पाकिस्तान और तुर्की ने एक रोल प्ले किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि आप नॉर्मलाइजेशन करो, इसमें हमें आपके साथ कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान और टर्की की भी बातचीत हो रही है। इनके भी जो लीडर्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, और इनके बीच में भी जो भी गलतफहमियां हमारे बीच में थी और वो या कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस थी वो खत्म हो रही है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर के महीने में अज़रबैजान ड्रॉप्स आर्मेनियन लैंड कॉरिडोर प्लान एंड लुक्स टू ईरान। यानी एक मैं आपको बताऊं कि इनके बीच में एक जिस तरह से बेल्ट एंड रोड के बहुत सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसी तरह से एक कॉरिडोर बनना था जिसमें ईरान जो है वो बल्कि अज़रबैजान का ख्याल था कि क्योंकि ईरान के साथ तो उनकी दोस्ती नहीं है, तो वो आर्मीनिया के थ्रू ही एक पोर्शन है, मैं आपको बताती हूँ। आर्मीनिया के अंदर एक नक्शिबियन के नाम से ये एक बहुत बड़ा सा एरिया है जो कि एक्चुअली अज़रबैजान का सूबा है, लेकिन वो इससे कटा हुआ है। तो अज़रबैजान का ख्याल था कि हम किसी तरह से एक छोटा सा कॉरिडोर आर्मीनिया के बीच में से मांग लेते हैं और नक्शिबियन के थ्रू जो है हम एक कॉरिडोर बनाते हैं और इसके थ्रू टर्की से और मतलब लिंक कर लेते हैं और अज़रबैजान को इस तरह लिंक कर लेते हैं और रशिया और ये पूरा कॉरिडोर एक बना लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनकी रिप्रोचमेंट जो है वो बहुत तेजी से हो रही है ईरान के साथ, तो अब उन्होंने ये INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए उन्होंने बोला कि ये हम जो लॉन्ग रूट है इसको तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये जो ईरान के साथ हम एक कॉरिडोर को एक्सटेंड करते हैं जो अज़रबैजान में जाएगा बाकू, और बाकू से फिर अस्तरखान और वोल्गोग्राड और वोल्गोग्राड से मॉस्को। यानी कि ये एक नया मंसूबा जो है वो टेबल पर अब आ गया है कि अब क्योंकि ईरान के साथ रिप्रोचमेंट अज़रबैजान की शुरू हो चुकी है, और ये एक बहुत शॉर्टकट तरीका है जिससे ईरान जो है वो मॉस्को के मुख्तलिफ शहरों से और रशिया के मुख्तलिफ शहरों से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ अब सामने लेकर के आ गए हैं ये लोग। सो ये आप देखें कि कितनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं, किस तरह से कुछ वाकयात जो हैं वो एक पिवटल किरदार अदा करते हैं। और आप ये देख लें कि गाजा की जो वॉर शुरू हो रखी है इसकी वजह से चेचनिया में कितना बड़ा एक चेंज आया है, और ये अज़रबैजान जो कि टोटली ईरान से बिल्कुल कट ऑफ था रिलेशनशिप में, और टर्की और पाकिस्तान जो है वो इसके हक में पहले नहीं हुआ करते थे कि अज़रबैजान ईरान के साथ ताल्लुकात बनाए, लेकिन अब वो सब एक पेज पर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन के हम सब लोग शायद इस चीज के ऊपर अब हम इस नतीजे पर अब हम पहुंच चुके हैं कि अगर हमने अपने मुल्कों की तरक्की करनी है, अगर हमने अपने रीजन्स को स्टेबलाइज करना है, अगर हमने नेक्स्ट सेंचुरी में एंटर होना है एक प्रॉस्परस तरीके से, तो हमें आपस के झगड़े, आपस की जो दरारें हैं, आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सबसे पहले रिजॉल्व करना होगा। तो ये एक बड़ा खुशाइन बात हो रही है, और होपफुली अज़रबैजान जो है वो इंटीग्रेट होगा ये तमाम रीजनल मुस्लिम कंट्रीज के साथ, और इंशाल्लाह इसराइल से इसका ताल्लुक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाए। थैंक यू।